किसी ने बहुत सच लिखा है कि खुद के अंदर झांकने के लिए महताब काफी है। खुद के अंदर झांकने के लिए महताब काफी है और इस दुनिया की दशा और दिशा बदलने के लिए महज 2 किताब काफी है। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि वो घर जिसमें 2 किताबें नहीं होती वो शमशान की तरह होता है। कुछ इन्हीं बात की चर्चा करते हुए आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्रिय शिष्य, और बहुत अच्छा लगता है ये जान करके कि हमारे द्वारा जो बताया गया मार्गदर्शन या दिया गया मार्गदर्शन था उसका ये सतत पालन कर रहे हैं। किताबों से लगातार जुड़े हुए हैं। किन किन किताबों को इन्होंने पढ़ा और क्या क्या सीखा, और साहित्य का अर्थ ही होता है सबका हित चाहने वाला। कुछ इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबका, आप सभी ऑडियंस का स्वागत है सच, सीधी और सधी हुई बात में। बहुत बहुत स्वागत है जय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपने किताबें पढ़ना शुरू किया, किताबों में आपकी रुचि बढ़ी जी। पहले तो ये बताइए, जहां आज के जो बच्चे हैं आपकी तरह जो नौयुवा हैं वो मोबाइल छोड़ करके किताबों की ओर मुड़ते ही नहीं है, आपने किताबें चुनना शुरू कर दिया, आपको लाइब्रेरी पसंद आई, आप मोबाइल और क्या कहते हैं लैपटॉप छोड़ करके ये कागजों के पीछे और किताबों के पीछे भागने लगे, इसका क्या कारण रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जी। और आज आपके साथ बैठकर बातें करने, अपने विचार रखने का मौका मिला जी। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर एक शिष्य को अपने अध्यापक के साथ ही बात करने का और समकालीन में बैठने का मौका मिले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दोनों के लिए बड़ी बात होती है, शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी। तो बस आज वही मौका मिला जी। इस बात के लिए सर बहुत बहुत आभारी। जी, स्वागत है। जैसे आपने कहा कि किताबों से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, हाँ। और कैसे आपने आगे बढ़ा। जी जी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 11वीं क्लास में जब थे, ये करीब 4-5 साल की बात है जी, पहले की बात है। तो उस समय आपने मेरे से एक बात कही थी कि जय, मैंने आपसे कहा था कि सर मैं उम्र से पहले ऐसा लग रहा कि जवान हो गया हूँ। हाँ, याद है मुझे। तो तब आपने कहा था कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बातें हैं, हाँ। लेकिन इस उम्र में जवान हो रहे हो, हाँ। तो इसका सदुपयोग करो, और अगर कुछ लिख रहे हो, कुछ माइंड विचार आ रहे हैं, हाँ। तो कुछ ही किसी भी तरह का विचार हो, हाँ। आप उसको जो है किताबों पर पिरोना शुरू करो, उस पर उतारना शुरू करो। हाँ। अगर जब लिखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो सच में एक दिन क्या होगा कि तुम्हारी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। और वैसे ही हुआ। तभी जहां ऊर्जा लोग नकारात्मक चीजों में बर्बाद करते हैं, नौयुवा विशेषकर ध्यान दें, गलत चीजों में ऊर्जा वेस्ट होती है। उसी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए अगर आपकी ऊर्जा कहीं भी सकारात्मक रूप से लग गई तो 100% श्योर है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। जैसे अभी जय ने कहा कि जिस समय मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूं, और इसने जो बोला एकदम सही बोला है कि मुझे वो इंसिडेंस याद आता है, हम इनको पढ़ा रहे थे और इन्होंने बोला था मुझसे कि सर मैं उम्र से पहले जवान हो गया हूं। तो हमने इनको यही बताया था कि बेटा भगत सिंह भी जवान हो गए थे और उन्होंने बहुत कम आयु में इस दुनिया में अपना ऐसा नाम बनाया कि जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक भगत सिंह को कोई भूलने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी जवानी का सकारात्मक उपयोग किया है। आप बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही किताबों में उलझे रहें और जो है किताबों के बारे में जानकारी रखते रहें। अगला प्रश्न हमारा यह आता है, किताबों का महत्व और व्यक्तिगत अनुभव आपके जीवन की वह पहली कौन सी किताब रही जिसने आपकी पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की, समाज को देखने का नजरिया बदला? कौन सी पहली किताब थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए जी। और जब मैंने शुरू किया पहले किताब पढ़ना, हाँ, तो ये मेरे लिए भी एक चुनौती जैसी थी, क्योंकि अगर इंटरनेट की दुनिया में से अगर निकल कर किताबों की दुनिया में जाना है तो बहुत बड़ी चुनौती ही है सर। बिल्कुल, आज के टाइम में तो चुनौती है। और उस इतनी बड़ी चुनौती से बाहर निकलना, उस दुनिया से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी मैंने शुरुआती दौर में अपने बिगिनिंग टाइम पर क्या किया कि एक सबसे अच्छी फेमस बुक है जो कि हमारे बगल के ही, ज्यादा दूर भी नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी, जो वाराणसी के रहने वाले लमही गांव के। और उनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरे आदर्श जैसे हैं। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है गोदान करके। अच्छा, मैंने वही शुरू किया पहले। उनका एक उपन्यास गोदान है। जी जी। उनकी उपन्यास बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है।
अच्छा, गोदान आपने पढ़ ली है? जी 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 पूरी पढ़ ली है? जी बिल्कुल। तो गोदान के बारे में दो शब्द कुछ बताएं लोगों को कि क्या संदेश देती है? बहुत सही सर। हाँ। गोदान एक गांव की घटना थी, एक गांव की बातें हैं, एक गांव की कहानी है जिसमें दो भाइयों की है। गोदान सिर्फ नाम गोदान है, गोदान का मतलब गौ का दान, अच्छा। गाय माता का हाँ, दान दान मतलब, लेकिन गाय माता का दान तो सिर्फ छोटा टाइटल है। हाँ। अंदर की बातें हैं। हाँ। गांव में लोग कैसे कैसे राजनीति करते हैं, हाँ। भाइयों में क्या फूट होती है, हाँ। भाइयों के प्रति क्या प्रेम होता है, हाँ। घर के बहनों में, हाँ। घर के बेटों में, बेटे उम्र से जवान होते हैं तो वो किस किस पड़ाव में आते हैं, वो सारी घटनाओं को दर्शाया गया है। अच्छा। आज तो गांव का परिवेश काफी कम हो रहा है। हाँ। लेकिन उसमें उस किताब में आज से कितने 100 साल पहले किताब लगभग है, तब का ये लिखा गया। 100 साल नहीं, अब कम है, लेकिन फिर भी तब लिखा गया। और उसको अगर आप आज भी पढ़ते हैं तो आपके पूरे मस्तिष्क पे ऐसे नाचने लगेगा कि जैसे साथियों पूरी किताब है वही। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का चाहे बलिदान हो, चाहे गोदान हो, या नमक का दरोगा, इनकी कहानी हो, उपन्यास हो, आप ईदगाह, अभी एक बहुत अच्छा उनकी कहानी रही ईदगाह। आप अगर जब इन कहानियों को पढ़ने बैठ जाते हैं, किताबों में खो जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये घटना हमारे घर के बगल की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ इसी चीज का अनुभव किया। अच्छा, आपने गोदान पढ़ना शुरू कर दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। गोदान सब लोग क्या कहते हैं, केवल नाम सुनते हैं। क्लास 12 का बच्चा केवल रटता है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा, कहता है गोदान जी। लेकिन उसे गोदान के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और आपने गोदान पढ़ डाली। अच्छा, गोदान ने ही आपके अंदर ये प्रेरणा जगाई कि मुझे किताबों की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानियों में, लिखी हुई उपन्यासों में इतना सरलता, इतना फ्लुएंट है कि अगर पढ़ते जाएंगे तो लगेगा नहीं कि आपने किताबें पढ़ रहे हैं, लग रहा मूवी देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आप उसमें लीन होइए पूरे मग्न से, जैसे लोग मोबाइल में लीन हो जाते हैं। जी जी। वैसे किताबों में होना पड़ेगा। बिल्कुल। और पढ़िए, मूवी की तरह चलती जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चित्रांकन मतलब साथ में चित्र बनता जाएगा, और वैसे ही पूरा चलेगा। अच्छा, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जी सर। कि ये जो डिजिटल, जैसे अभी आपने कहा कि डिजिटल युग में निकलना बहुत मुश्किल रहा है हमारे लिए, तो जैसे अभी कहा जाए, लोग कहते हैं कि किताबों में खुशबू होती है। बहुत सही सर। कहते हैं कि किताबें जो हैं उसमें से खुशबू आती है। ये बात कहाँ तक चरितार्थ है? ये सर, ये सबको खुशबू नहीं आएगी। हाँ। ये भी है। हाँ। खुशबू आने के लिए आपको उसमें ध्यान मग्न होना चाहिए। अच्छा। अगर जैसे आप कहते हैं, अगर एक पिता को बेटे से प्रेम होता है, हाँ। तो प्रेम सिर्फ ऐसे थोड़ी है, उस पर दिखाना पड़ता है, उसके प्रति लगाव होना चाहिए। जी। अगर लगाव है तभी प्रेम है। हाँ। अगर लगाव है तभी प्रेम है, तो हमें किताबों के प्रति लगाव होना चाहिए, तब हमें प्रेम दिखे। हमें बचपन से याद है, हमारी जब नई किताबें आती थी, तो जब उसको पलटते थे ऐसे, तो देखते थे कि हाँ इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि वो नई किताबें रहती थी। उसके प्रति लगाव पैदा करना पड़ेगा हमें। अच्छा। और फिर वो किताबें खुशबू, वो किताबें सब कुछ देंगी, क्योंकि साहित्य ऐसा है कि विचारों का संगम है। अच्छा। अगर उस संगम में आप डुबकी लगा लिए, तो महाकुंभ से भी ज्यादा है ये। अच्छा। अब ये समझिए कि अगर किताबों में आप उलझ गए, उन्हें पढ़ने लगे, तो किताबें क्रांति ला देंगी। और समाज में क्रांति लाने के लिए एक किताब ही काफी है, एक विचार ही काफी है। अगला प्रश्न मेरा इसी पे है। जी सर। जैसा कहा जाता है कि क्रांतियां किताबों से शुरू हुई। जी। क्रांतियां जो हैं वो किताबों से शुरू हुई हैं, और किताबों में समाज की दिशा बदलने की जो शक्ति है, ये कहां से आती है? सर, किताबों में तो ही समाज को बदलने की शक्ति है। अच्छा। आप अभी कुछ क्षण पहले जो है भगत सिंह जी की बात कर रहे थे, जी, जिनका शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। हाँ। और उन्होंने एक किताब लिखी है, हाँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ। वो किताब जब मैंने पढ़ी, वो किताब भी मैंने पढ़ी, उनकी किताब मैंने पढ़ने के बाद तब मुझे गर्व से कहने का हक हो गया है कि मैं क्यों नास्तिक हूँ। अच्छा। व्हाई आई एम एन एथिस्ट। अच्छा। मैं क्यों नास्तिक हूँ। हाँ। इस बात का गर्व से कहने का हो रहा है, क्योंकि हाँ। बात ये सर, उन्होंने जब उस उम्र में लिखा, हाँ। वो 20 से 23 उम्र की में जब अच्छा। उन्होंने ये किताबें लिखी, वो जेल की बेड़ियों में बंधे हो रहते थे और अंग्रेजों की बेड़ियों में बंधे रहते थे। वो देश को आजाद करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये समाज, ये गांव, ये देश उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उनके पिताजी खुद नहीं आगे जाने दे रहे थे। अच्छा। बल्कि वो खुद भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा नौजवान बेटा जाकर शहीद हो जाए। और ये बात सच इस बात के लिए है साथियों, लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, क्रांति आए, बदलाव हो। जी। लेकिन उनकी शर्त ये भी रहती है कि भगत सिंह अपने यहाँ ना पैदा हो।
सही बात है। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसका 23 साल का बच्चा जा करके शहीद हो जाए। और एक पिता को सबसे ज्यादा तकलीफ तभी होती है जब वो अपने कंधे पर अपने बच्चे की लाश उठाता है। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जहन में, अपने दिमाग में इस बात को भूलना नहीं चाहिए। बताइए 20-21 साल का बच्चा जो उम्र में हम लोग यहाँ टहलते रहते हैं, अन्य घटनाओं की ओर प्रेरित रहते हैं, वहां वो किताबें लिख रहा है। और भगत सिंह ने किताब लिखी, मैं अथिस्ट क्यों हूं, और इन्होंने ये किताबें पढ़ी। कुछ इसके बारे में और बताएं, मुझे मजा आ रहा है इस बारे में सुनने। जी जी बिल्कुल। और जब ये बुक लिखी गई, हाँ, बुक तो उन्होंने लिखा, हाँ, ये किताब उन्होंने लिखा, हाँ, जेल में रहते हुए। हाँ, अब उनकी फांसी होने वाली थी, हाँ, कुछ पन्ने बचे हुए थे, हाँ, और जेलर आके कह रहा है कि आपको फांसी होनी है। हाँ, कह रहा थोड़ा सा समय और दे दो, हाँ, ये पन्ने कुछ बचे 15-20 पन्ने, हाँ, इन्हें मैं पढ़ लूं। हाँ। याद है वो किताब किसकी पढ़ रहे थे? अब सर मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ, हाँ। उन्हें फांसी होने वाली है और वो कह रहे हैं बस कुछ क्षण और दे दो, मैं ये कुछ पन्ने पढ़ लेता हूँ। साथियों, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिस समय भगत सिंह को फांसी होने वाली थी और जिनकी किताब पढ़ रहे थे, जिस राइटर की किताब पढ़ रहे थे, वो भी क्रांतिकारी था, उसका नाम लेनिन था जी। और लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और लेनिन की किताब को पढ़ने में इतना ध्यान मग्न थे, उन्हें इतना मजा आ रहा था, इतना प्रसन्न थे वो, कि उन्होंने कहा ऐसा है, मेरा अंतिम समय है, तो मैं अंतिम समय में यही चाहता हूं कि कम से कम 2-4 पेज जो बचे हुए हैं इनका भी आनंद ले लूं, इनको भी मैं पढ़ लूं। आगे की ओर बढ़ते हैं, यही घटना रही है ना? जी। हाँ। और तभी सर जब मैं उनसे प्रेरित हुआ और अच्छा। पढ़ने का मैंने शुरू किया, उनकी किताबें पढ़ी। कहीं भगत सिंह बनने का तो मूड नहीं है? भगत सिंह नहीं बनना है, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांति जरूर लाना है सर। अच्छा। हाँ। उन्होंने अंग्रेजों से क्रांति लाई, हाँ। मैं इस इंटरनेट की दुनिया से क्रांति लाऊंगा। अच्छा। और बच्चों को इस किताबों के तरीके, इस किताबों के प्रति जो है हाँ। उनका झुकाव लाऊंगा। अच्छा। मैं नहीं कह रहा हूँ इंटरनेट गलत है। हाँ, हाँ। इंटरनेट का यूज, एआई का यूज, आर्टिफिशियल। अच्छा, एक कल का मेरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा है। मैं वहां क्या कहते हैं बैठा था, तो अचानक मेरे मन में आया कि जो है किताबें जो होती हैं, आप थोड़ा इस प्रश्न को बहुत संजीदगी से लीजिएगा। किताबों में मोबाइल है कि मोबाइल में किताब है? जी फिर से आप प्रश्न। किताबों में मोबाइल है कि मोबाइल में किताब है? सर किताबों में मोबाइल है। अच्छा। अगर किताबें पढ़ेंगे उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपके जीवन का सब कुछ मिलेगा। किताबें आपको सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन मोबाइल सब कुछ नहीं देना। मैं मानता हूँ इंटरनेट की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन बात यह है कि मोबाइल आपको सिर्फ समझ दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन समझदारी पैदा करने का, अंदर से विकसित करने का, विचार आने का वो नहीं दे सकता। वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि शब्द तभी आएंगे जब आप साहित्य से जुड़ेंगे, और साहित्य तब जब पढ़ेंगे तब आपसे अंदर का विकास आएगा। जब तक इनपुट नहीं होगा आउटपुट कैसे निकलेगा? साथियों, जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे मोबाइल बन ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। इसलिए कि मोबाइल को बनाने के लिए किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और सर हम ही ने तो मोबाइल बनाया जी, तो इस वजह से बहुत, ये अगर इसका कहा जाए तो अच्छा रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि बिना किताबों के मोबाइल बनना संभव नहीं है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, आप किताबों को रात में अपने सीने पे रखकर सो सकते हैं। आप लैपटॉप और मोबाइल और फोन को लेकर के सीने से चिपका के नहीं सो सकते हैं। जी। जो प्रेम आपका किताबों के साथ रहेगा, वो प्रेम आपका मोबाइल फोन के साथ नहीं रहेगा। आप मोबाइल फोन को सीने से नहीं लगा सकते हैं, आपको डर रहेगा कहीं इसका रेडिएशन हमारे अंदर ना इंटर कर जाए, हमारा नुकसान ना कर दे। लेकिन सच बताऊं, किताबों से तनिक भी रेडिएशन नहीं निकलता है, और जो निकलता है इतना पॉजिटिव रेडिएशन निकलता है जो आपकी मन और मस्तिष्क दोनों को परिवर्तित कर देगा, है ना? जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, थोड़ा इसी पे आगे बढ़ते हैं कि एक रील आती है, महज 40 सेकंड 50 सेकंड, बच्चा उसे नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, तुरंत चेंज कर देता है। हाँ जी। तो वो अपना इतने अच्छे कंटेंट को, कभी कभी रील में भी बहुत अच्छे कंटेंट आ जाते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, इतने अच्छे कंटेंट को 40 सेकंड में नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसे तुरंत स्किप कर देता है, आगे बढ़ा देता है, और उसकी वजह से वो किताब में कहाँ कितना समय दे पाएगा। ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि हम युवाओं को किताबों की ओर मोड़ेंगे, तो जो बच्चा 40 सेकंड अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, वो 4 घंटे किताब कैसे पढ़ेगा?
पढ़ेगा सर, जरूर पढ़ेगा। क्योंकि किताबों में विचार होते हैं, विचार आने चाहिए अंदर, मनुष्य के अंदर विचार आएगा, वो किताबों के प्रति जरूर मुड़ेगा। सर बात यह है कि किताबों के प्रति वो क्यों आएगा, उसकी बात ये भी, क्योंकि अगर रील पे वो देख रहा है, हम तो अगर हम ऐसे किसी को डायरेक्ट बोलेंगे कि आप जो है किताब ऐसे पढ़ना शुरू करिए, हिंदी साहित्य से पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर से आप शुरुआत कर सकते हैं, तो उसे थोड़ा महज मजाक सा लगेगा कि मैं जोक कर रहा हूँ। आज के इस समय में किताबें कौन पढ़ता है, किताबें कौन पढ़ता है, ऐसा लगता है। किताबें सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे किसी किताबों के प्रति प्रेम है। आप किताबें पढ़ना शुरू करिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा हाँ, अपने आप को बांधना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रखना ही पड़ेगा, दूर करिए। हम कह रहे हैं आप न पढ़िए 4 घंटे, आधे घंटे से शुरुआत करिए। आधे घंटे तो जीवन में निकल सकता है सर, 24 घंटे में से आधे घंटे से स्टार्ट करिए। अगर आप आधे घंटे में 10 पेज 15 पेज पढ़ पा रहे हैं, इस समय कितना पढ़ रहे हैं सर? अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने गोदान को 1 दिन में पढ़ा था। टोटल कितने घंटे लगे? 7.5 से 8 घंटे। अच्छा, लगातार, क्योंकि इतना मैं मग्न हो गया था, मुझे मालूम ही नहीं चला था। और ये करीब मैं 11 बजे स्टार्ट किया था, शाम को 6-7 बज गए थे। अच्छा, और पढ़ता चला गया। और इतना थोड़ा पढ़ने की स्पीड अच्छी है, क्योंकि बचपन से थोड़ा पढ़ाई का हमारा अच्छा लगा रहा है, तो उस वजह से और अच्छा पढ़ते गए। कुछ 1-2 टॉपिक हैं, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा, आपको मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा जी। शिक्षक होने के नाते कभी कभी जो किताबें होती हैं वो समाज के लिए, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित हैं, बैंड है। जी बैंड है ना? हाँ जी। तो वो किताबें उनका नजरिया क्या है? क्या उन्हें सच बोलने से रोका जा रहा है कि वो वास्तव में क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा है? बात सर वो बात नहीं है, बात ये भी है कि बदलते समझ में, बदलते समाज में, अभी अगर हम इसे राजनीतिक से जोड़ें तो अभी कुछ भी होता है, अगर आप कुछ भी बोलना चाहेंगे तो ऐसा प्रवेश बन गया है अपना, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का है कि अगर आप कुछ भी बोलना चाहेंगे तो लोग आपका दमन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। जो अपर वर्ग का लोग है, अपर वर्ग मतलब मैं किसी कास्ट से नहीं कह रहा हूँ, अपर वर्ग मतलब आप समझ रहे हैं सर? मैं किसी कास्ट से निर्धारित नहीं कर रहा हूँ। अपर वर्ग का है जो है वो निचले वर्ग को हरदम दबाना ही चाहता है, वो शोषित करने पे लगा रहेगा। ये तो दुनिया का नियम है। जो बुद्धिमान होता है जी, वो हमेशा जो थोड़ा से कम बुद्धि वाले होते हैं उन पर राज करता है जी। तो शोषित वर्ग क्या होता है सर? उसको वो दबाने में लगा रहता है। और सेम वही होता है। अगर किताबें लिखी गई कि समाज से, जिससे एक किताबें आई थी, हम बात करेंगे ज्योतिबा फूले जी की किताब, गुलामगिरी, उनपे मूवी बनी फूले करके। अच्छा, फूले मूवी नहीं चली, क्यों नहीं चली? उसका कारण सभी को मालूम। मैं बता के यहाँ पर अपनी बातों को जो है मैं गलत प्रभाव से नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्यों नहीं चली उस बात को सबको मालूम है। अम्बेडकर साहब की किताब थी जाति प्रथा उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी किताबें आज कोई नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना चाहते हैं। और मैं अगर उनके समाज से लोगों से पूछता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र थे जो एससी समाज से थे, मैंने उनसे बातें की इस बात पर। उनके मैंने रूम गया तो वो अम्बेडकर साहब के एक चित्र लगाए हुए थे। मैंने पूछा, मैंने कहा बहुत समझदार व्यक्ति हुए आप। तो उसने कहा नहीं मेरे जात के हैं ये। मैंने कहा तुम बहुत बेकार इंसान हो, और तुमसे बेकार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसने कहा आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा गलत इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इन्हें जात से जोड़ दिया, इन्हें आपने जात से जोड़ दिया। मैंने कहा इन्हें मैं मानता हूँ, मैं इनकी जात का नहीं हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा आप नहीं मानते होंगे, और आपने इनके विचारों और इनकी बातों को नहीं सुना होगा। नहीं, अगर आप एक पुस्तक का नाम बताओ, इनके विचारों को बताओ, इन्होंने क्या काम किया ये बताओ। एक किताब नहीं बता सकते। इनके पास कितनी डिग्रियां थी, ये बाहर पढ़ने गए, और उस समय पढ़ने गए विदेश जब यहाँ पे हमारे बाप दादा जो है हल भी नहीं चला पा रहे थे, दूसरे खेतों में हल चला रहे थे। लोग रैलियां निकाल रहे हैं उनके नाम पे, जिनका वो जिन आडंबरों का बाबा साहब ने विरोध किया, उन्हीं आडंबर को ये लोग फैला रहे हैं। उन्होंने लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन। उसको अगर आज पढ़ लेंगे, उन्हीं के समाज के लोग की मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर वो लोग पढ़ लेंगे तो आज उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, उनके जैसे डिग्रियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनके पास उस समय जब वो विदेश से लौट कर आ रहे थे 50,000 किताबें आई थी। अब सोचिए सर, आज लोगों के पास 10 किताबें नहीं है घर में, और जिस घर में किताबें ना हो वो घर नहीं, शमशान घर है, शमशान है सर वो। क्योंकि किताबें नहीं है तो घर में विचार नहीं है, और विचार नहीं है तो फूट का कारण होंगी, वो बुराई का कारण होंगी, और एक दूसरे का चूली खोर का कारण बनेंगी। अगर किताबें हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी, आपको सकारात्मक सोच देंगी, और ये किताबों में बहुत बड़ी पावर होती है। साथियों, कुछ किताबें हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा जो आपके भारत देश में प्रतिबंधित हैं,
गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा के रखा है। उसमें कुछ किताबों का नाम मैं बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले जो किताब है द सैटेनिक वर्सेज है, जी जी जो सलमान रुश्दी ने लिखी है, और ये कह के उनकी किताब को जो है बैन कर दिया गया कि ये किताब जो है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। और हो सकता है कि जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया हो कि सलमान रुश्दी क्रांतिकारी राइटर हैं, बहुत सही। हो सकता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ कहा हो और इस पर इनकी किताब को बैन कर दिया गया। उसी में से एक किताब आती है अंगारे, जिसको लिखा है सज्जाद जहीर ने, और इनकी भी मुस्लिम समाज में जो फैली कुरीतियां हैं इस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है, जिसकी वजह से इनकी किताब को भी बैन कर दिया गया है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस है वीएस नायपाल की, और इस किताब में जो कहा जाता है 1960 में ये कह के जो मैं बता रहा हूं कि भारत का अपमान किया गया था और उसके अपमान में ये किताबें लिखी गई हैं, इसकी वजह से 1960 के दशक की जो कहानी रही है उसकी जो छवि है इंडिया की, उसको दूषित करने के आरोप में इस किताब को बैन कर दिया गया है। हैमिस मैकडोनाल्ड ये किताब है जो धीरू भाई अंबानी पर लिखी गई है, और इसी तरीके से कई सारी किताबें रही हैं जो आपके हिंदुस्तान में बैन हैं। जी जी और मेरे ख्याल से किताबों को नहीं बैन होना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल। किताबें बात अभी हमें अभी किताबों का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नहीं बचा है, तो जो बचे हैं उन्हें पढ़ने देना चाहिए। सर वो भी बात आपने सही कही है, लेकिन बात ये भी है कि अगर किताबें कुछ किताबें अगर राजनीतिक भावनाओं से जुड़ जाती हैं, हाँ। राजनीतिक प्रति जुड़ जाती हैं, तो फिर राजनीति जो है, राजनेता जो है उन्हें बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके खुद की। मुझे एक यहाँ पर ये डाउट और लग रहा है कि जैसे जो किसी विशेष पार्टी के लिए किताबें लिखते हैं, किसी विशेष की चमचागिरी करते हैं, जी 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 बिल्कुल, और कुछ किताबों में किसी विशेष का वर्णन करते हैं। किताबें अगर किताबों में जो सच है उसे नहीं लिखते हैं तो मेरे ख्याल से किताबें होती भी नहीं है। वो पढ़ने वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है कि इसमें क्या किया गया है। बिल्कुल सर, अगर हम ऐसे ही बात करें तो हमारे पास अभी यहाँ पे किताबें हैं। हाँ। महात्मा गांधी जी किताबें हैं। हाँ। और सत्य के प्रयोग, हाँ। यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हाँ। इन्होंने इनकी पढ़ा ली आत्मकथा। जी सर, पूरी पढ़ा। जी जी मैंने पूरी पढ़ी, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डेट भी डाली कब मैंने पढ़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी 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 यहाँ पे 27 फरवरी 2025, लगभग 1 साल पहले। अच्छा। हाँ। सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ डाले हैं जी। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह। जो बिना किसी हथियार के और बिना किसी गोली और बंदूक के अंग्रेजों को बाहर भगाने का काम किए, लोग आज उन्हें मूर्ख कहते हैं। खैर ये बात अलग की है। मैं चाहता हूं इस किताब के बारे में कुछ बताएं। जी, जब हम सर इस किताबों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, कि पिछले महज 1 साल पहले की बात है, उस वक्त हमने पढ़ा। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो जो है गांधी जी के प्रति आपका जो है ईश्वर जैसे भावना आएगी। अच्छा। गांधी जी एक भगवान जैसे थे, ईश्वर थे। हाँ हाँ। मैंने किताबें पूरी पढ़ी। हाँ। किताबें पढ़ने के बाद मैंने एनालाइज किया जो है कि मतलब इन्होंने लिखा। हाँ। बात ऐसे कुछ भी नहीं थी। हाँ। इन्होंने अपने आत्मकथा लिखी। हाँ। अगर मैं, वो कहता है ईश्वर के जैसे ही थे, मैं कहता हूँ ठीक है, ईश्वर जैसे ही थे, ईश्वर के जैसे ही थे। हाँ। एक व्यक्ति जिनके पिता वकील हैं, हाँ। अच्छे घराने के हैं, हाँ। इतने सक्षम हैं कि विदेश जाके पढ़ के आ रहे हैं, बैरिस्टर की डिग्री लेकर आ रहे हैं सर। ठीक। बैरिस्टर डिग्री लेकर आ रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, उन व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उस परिवेश से जी कर आ रहे हैं जहाँ पे मीट नॉनवेज खाते थे। इनके साथी, मैंने इस किताब में पढ़ा, इनके साथी नॉनवेज भी खाते थे, अल्कोहल का भी होता था सेवन। लेकिन वहां से, उस परिवेश से भी ये विदेश जब होकर आए, अच्छा, अपने यहाँ पे, फिर इन्होंने जब देखा यहाँ के बारे में, तब जब इन्होंने स्टार्ट किया देश के लिए और भारत देश के लिए, तब इन्होंने कपड़े त्यागे। अच्छा। और क्या पहना सर? इतने बड़े घराना का व्यक्ति आज से 100 साल पहले तब इन्होंने क्या पहना? धोती। हाँ। और कौन सी धोती? उन्होंने खुद से चरखा वाली, कह रहे हैं कि अब खुद से बनाएंगे, स्वयं का कपड़ा बनाया हुआ। जो आज आप ये देख रहे हैं ना, मेड इन इंडिया चल रहा है, ये गांधी जी तब करके चले गए, स्वावलंबन बनने का, खुद से करने का, खुद से धोती बनाने का। एक व्यक्ति की क्या जरूरत थी सर कि जो है धोती पहने, जिसके यहाँ पैसे की कमी ना हो, सारा दिन नौकर रहते थे इन्हें हर सुख देने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? धोती पहना।
और लाठी लेकर के पूरे देश में, अभी आपने कविता बनाया ना, दे दी आजादी हमें, बिल्कुल सर वही इन्होंने वो काम किया। आज लोग इन्हें कहते हैं ये अपनी किताब लिखे और भगवान के रूप में, भगवान के रूप के जैसे ही थे तब को तुम्हें जो आजादी दिलाएं, और वो भी कैसे, बिना हिंसा किए। अहिंसा परमो धर्म इनका संदेश रहा और आगे बढ़ते गए और आज देश आजाद है और आज इन्हें महात्मा के नाम पे जाना जाता है। इनको महात्मा देने वाले हैं हमारे राष्ट्रगान को जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया इनको महात्मा का टाइटल, और इन्होंने उनको दिया रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु का टाइटल, और दोनों एक दूसरे का टाइटल दिए। लेकिन हम कहते हैं ये महात्मा के लायक थे तब इन्होंने महात्मा का टाइटल मिला सर। और इन्होंने ऐसे लिखा है और बहुत अच्छी बातें लिखी, सबको पढ़नी चाहिए। मैं तो सबको कहता हूँ कि ये किताब जरूर पढ़ो, अपना एनालिसिस खुद करो, दूसरे के प्रति से कुछ न करो। आप क्या सोचते हैं इनके प्रति वो आप खुद जाएंगे। लोग इन पर बहुत आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप सबके ऊपर लगता है, वो तो सर जाहिर सी बात है, एक दिन आप फेमस होंगे, हम भी होंगे भाई। एक तो यही होता है ना कि अभी आपने कहा अहिंसा परमो धर्म जी, लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जिनके सामने जब उनके सामने कहोगे कि अहिंसा परमो धर्म, तो कहेंगे ये तो सत्य है, लेकिन आप उसके आगे की एक लाइन नहीं जानते, धर्म हिंसा तदेव च। बिल्कुल सर, लेकिन हम ऐसे समाज में रहते हैं, हाँ। इस देश में रहते हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक है, हाँ। डेमोक्रेसी है, हाँ। तो हमें अपने से ज्यादा क्या करना है, हमें, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गवर्नमेंट है हमारी है, हमारे पास सेवा सुरक्षा बल वाले भी हैं, हमारे पास पुलिस है, आर्मी है, हम उनका जो है उपयोग कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और खुद के लिए है। हाँ, अगर करना है, हिंसा ही करना है तो किताबों से करो, विचारों से करो। हाँ, खून खराबा जरूरी है सर, विचारों से करो, विचारों से क्रांति लाओ। लाए तो भगत सिंह जी, लग रहा है क्रांति आएगी, क्रांति बिल्कुल आएगी सर। भगत सिंह जी लाए, उन्होंने कहा अपने साथियों से, राजगुरु सुखदेव, उनके साथ में तीनों लोग की फांसी हुई, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, नहीं पहले मेरी फांसी होनी चाहिए। किस बात के लिए, कि अगर मेरी फांसी होगी इस उम्र में तो मेरे साथी, मेरे नौजवान क्या होंगे, उनके अंदर जोश आएगा और उस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब लगेगा कि हाँ मेरे जैसे लोग, और लिख कर गया, उन्होंने बताया इस किताब में, अपने पिताजी को जब पत्र लिखे, उन्होंने कितना गजब पत्र लिखा था कि पिताजी अब मेरे लिए जो है आप चिंता का विषय मत करिएगा, मैं देश के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत गजब का पत्र लिखा था। अभी उतना वक्त नहीं है। आपकी उम्र के लोग अक्सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलते हैं, आपकी तरह बड़ी लंबी बातें नहीं कर पाते हैं। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बहुत बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं। सर मैं उस विचार पे जो है बात नहीं करना चाहता। हाँ। ठीक है, उनका अपना एक पर्सनल, अपना खुद का व्यक्तित्व है, वो अपना जो है खुद जैसे करना चाहते हैं, जीते हैं, क्योंकि हमारा संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, तो वो अपना खुद कर रहे हैं और सभी का है। ठीक है, वो अपना समय आएगा, सब बदलेंगे, विचारें आएंगे, सबके अंदर थॉट आएंगे तो चेंज होगा, ऑफकोर्स होगा, समय के साथ होगा। ठीक है, कुरीतियां हैं समाज में और ये मैं इसे कुरीतियां ही मानता हूँ। अगर इस परिवेश से कोई बच्चा जी रहा है, मैं उसे कुरीतियां ही मानता हूँ। मित्र होने चाहिए, पर मित्र का मतलब कई प्रकार होते हैं, तो मित्र होने चाहिए, बिल्कुल मित्र होते हैं। आदान प्रदान होता है, जैसे भाषा होती है, माध्यम होता है आदान प्रदान का, सिंपल सी बात सर। मित्र होने चाहिए, मित्र से बातें जो है शेयर होती हैं और एक दूसरे का बातें करने का मौका मिलता है, अपनी बातें रखने का मौका मिलता है। आज आपसे आए हैं, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इस बातों को रखने का, लोगों तक पहुंचाने का। कुछ और किताबों के बारे में बताएं। जी सर, एक और किताबें हैं जो हमें बहुत प्रेरित करी, और आपने अभी जो बात भी करी है इस मित्रता वाली दुनिया में, तो उस पर ये बहुत अच्छी किताब है, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की। हाँ, ये पढ़ इसे तो हाँ जी सर, ये अब हम तो आपको पढ़ाएं, लेकिन अभी हम नहीं पढ़े हैं। ये 1 फरवरी 2025, ये देखिए। हाँ। और ये कब पढ़ी गई थी? 27 फरवरी। हाँ। उसी महीने मैंने 2 किताबें और भी किताबें हैं उसी महीने की। अच्छा। पिछले 1 साल की किताबें हैं, गुनाहों के देवता। हाँ। इनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। हाँ। इनकी एक पत्नी, इस किताब के बारे में थोड़ा सा चर्चा। इनकी पहली पत्नी थी कांता भारती जी, उन्होंने भी लिखा है। इस किताब के बाद वो किताब लिखी गई, उनके साथ उनका डाइवोर्स हो गया था। फिर उनके बाद उनकी जो है शादी हुई, धर्मवीर भारती जी की एक और महिला से, पुष्पा जी से, उनसे शादी हुई। लेकिन पहली उनकी जो पत्नी थी कांता भारती जी, उन्होंने किताब लिखी रेत की मछली। इसकी किताब पढ़ने के बाद वो किताब लिखी गई, और ये दोनों किताब अपने इलाहाबाद की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। इसमें चंदर और सुधा नाम के 2 व्यक्ति हैं। मैं शॉर्ट समरी में सुनाई दे रहा हूँ सर। बहुत गजब कहानी है। यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रहते हैं, उनकी एक बेटी है एक घर पे। उस घर में जो है एक नौकर भी है
चंदन नाम का एक व्यक्ति जो उनकी बेटी से महज थोड़ा सा बड़ा होगा, साल 2 साल 3 साल। मैं चाहता हूँ कि इसका जी। केवल सार बताएं, जी, मतलब बस वही सार ही है। हाँ। और उस घर में उनकी बेटी भी रहती है। बेटी और जो लड़का आया है वो उनके यहाँ घर पे रहता है। उनका खुद का बेटा नहीं, लेकिन बेटे जैसा है जी। उनके प्रति दोनों की अच्छी मित्रता होती है। मित्रता ऐसी कि विचारों का वाइब्स जिसे मिलना कहते हैं, आज के समय में वाइब मिल जाती है। तो उनकी अच्छी काफी मित्रता हुई और उस मित्रता में वो दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम में लीन हुए। लेकिन प्रेम उनका था, पर प्रेम जो है जाहिर नहीं हो पाया। अच्छा। एक समय ऐसा भी आया, चंदन नाम का व्यक्ति जो था और वो लड़की जो जिसका नाम सुधा था, सुधा की शादी होने लगी। सुधा ने कहा कि चंदर, अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, ये इसमें एक सबसे बड़ी लाइन है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। अच्छा। कि अगर चंदर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है तो तुमने मुझे अनंत काल के लिए खो दिया है। वाह। और उस लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन फिर दोनों का मन नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद, 1 साल ही भी लगभग होते हैं, और सुधा की जो है मृत्यु हो जाती है। फिर चंदर का पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाता है। लेकिन अगर वहीं पे चंदर उस सुधा से ब्याह कर लिया होता, लेकिन चंदर भी क्या करता, मजबूरी में और समाज की बेड़ियों में बंधा हुआ था। ये तो चीजें चलती रहती हैं और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए त्याग जरूरी है। और हाँ, मन की वेदना जो होती है वो अच्छी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि अगर एक व्यक्ति का नुकसान हो जा रहा है और उसके नुकसान होने से हजारों लोगों को फायदा है, तो उस तरफ मुड़ना चाहिए जी। अपने नुकसान को भूलना चाहिए। और अगर और अभी सर किताबें की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे दिव्य प्रकाश दुबे जी, और इन्होंने लिखा अक्टूबर जंक्शन। अच्छा। ये भी किताबें बहुत फेमस है। और इनकी किताबों में, ये किताब क्या बताती है? इस किताब को मैंने पढ़ा था 2 अक्टूबर 2025। ये देखिए सर, अच्छा, डेट लिखी है। मैं डेट इसीलिए लिखता था, हाँ। ये मुझे मालूम चल जाए और मैं दूसरों को तभी प्रभावित कर सकता हूँ ना कि मैंने इतने साल पहले इस किताब को पढ़ा है। हाँ। तब तो लोग मेरी बात होगा। इस किताबे में बहुत गजब लिखा गया है। अक्टूबर जंक्शन, 10 अक्टूबर की डेट याद आती है इस पे। और उस 10 अक्टूबर को 2 मिलते हैं। अब इसके अंदर कहानी बहुत है, लेकिन इस अक्टूबर जंक्शन पढ़ने के बाद सर लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। अच्छा। कुछ जीवन में आगे करने की प्रेरणा है। अक्टूबर जंक्शन वो सिखाती है सर। बच्चों को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको पढ़नी चाहिए। दिव्य प्रकाश दुबे जी की बहुत सारी किताबें हैं। अक्टूबर जंक्शन, और कोई किताब? मुसाफिर कैफे, और अभी तो राजनीतिक परिवेश में बहुत ज्यादा है। और लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर, प्रोफेसर की डायरी, ये आप लोग जरूर पढ़ें। वो क्रांतिकारी विचार के हैं भी, बहुत ज्यादा सर, बहुत प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो सबको नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें समझता है उन्हें करेगी। मैं उनके कुछ विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ विचारे होंगे उनके जो राजनीतिक से अलग होंगे, राजनीतिक भट्ट से होंगे, वो अलग बातें हैं। अरे लोग 10 बात करते हैं तो एक बात गलत होती है, ऐसा थोड़ी ना है, वो अलग बातें हैं। लेकिन जब उनके मैं किताबों और साहित्य की बातें करता हूँ, तब मुझे लगता है कि वो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। और उन्होंने जब ये प्रोफेसर की डायरी लिखी, तब उन्होंने लिख के बताया कि कैसे जीवन में एक प्रोफेसर का कैसा जीवन होता है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे मेहनत होती है, और इस समाज में कैसे लोग जो है दाबने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होने देते हैं। इसमें सारी कुछ बताया गया। जब प्रोफेसर डायरी पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अंदर से जो एक एनर्जी आएगी। और मैंने किताबें पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा है। और कौन सी किताब रही सर? और बहुत सारी किताबें। इंग्लिश वाली क्या है ये जो इंग्लिश में? ये इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं आप? जी, इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत पढ़ता हूँ मैं। अगर मैं 60% हिंदी लिटरेचर, क्योंकि मेरा मातृभाषा है हिंदी है। और उस झुकाव की वजह से सबसे बड़ी समस्या है कि इनको पढ़ाने वाले ज्यादा हिंदी टीचर मिले हैं। और नहीं, मेरा परिवेश तो सीबीएसई बोर्ड से ही बचपन से रहा है। लेकिन बात ये है कि पढ़ाने वाले और सर समाज में आने के बाद हिंदी परिवेश का ज्यादा जो रहा है। अच्छा, इसलिए 60% झुकाव 60-70% आप कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश की बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। और ये कौन सी किताब है? एल्केमिस्ट है। ये बहुत गजब किताब है। इसके मैं तो कहता हूँ, अगर कोई लड़का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, सबसे पहले इससे शुरू करे। और हिंदी से पढ़ना चाहता है तो गुनाहों का देवता है, और गोदान है। गुनाहों का देवता है, गोदान है। और उसके बाद आप पढ़ते जाएंगे आगे तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के हैं, प्रोफेसर की डायरी। और एक सबसे और अच्छी किताब जो बच्चों को, जो अभी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, एसएससी एस्पिरेंट होते हैं, और नीट के एस्पिरेंट हैं, बच्चे जो पढ़ते तैयारी करते हैं, उनके लिए किताब आई थी डार्क हॉर्स, नील नटवर मरणलाल जी की। बहुत अच्छे कवि भी हैं वो। अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी गई।
उन्होंने बहुत अच्छी लिखी डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स नाम भी बहुत गजब का था। वो लड़का यूपीएससी तैयारी करने जाता है मुखर्जी नगर, और सर 4-5 साल अपना टाइम व्यर्थ करने के बाद अंत के 1 साल में उसने डार्क हॉर्स की तरह किया। डार्क हॉर्स समझ रहे, अंधेरे में घुस गया, और जब अंधेरे में जाने के बाद निकलता कैसे, एक हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह तबड़क तबड़क, और फिर वो अपना निकालता है, और उसके मित्र लोग देखते हैं। अगले दिन जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का, इतनी बड़ी फोटो लगी है, इतनी बड़ी फोटो लगी है एक हॉर्स की तरीके, जैसे होता है नहीं हॉर्स घोड़ा, हाँ, तब तो कहते हैं यार तो डार्क हॉर्स निकला। मतलब जो बात काले घोड़े की होती है, क्योंकि काला घोड़ा पूर्णतः जल्दी मिलता नहीं है, बस वही डार्क हॉर्स हो गया सर। और उसने क्या किया, यूपीएससी निकाला, और उसमें बहुत मोटिवेशन है, उस पर पूरा बताया गया है कि कैसे बच्चे जो है तैयारी के समय क्या क्या करते हैं, कैसे उनका पढ़ाई का परिवेश रहता है, तो सब कुछ पूरा उसमें उस किताब बताएगा। बहुत अच्छी किताब है। जो नीलोत्पल जी हैं जी, उन्होंने, वो हमें लगता है हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे कि जब वो परीक्षा में बैठे हुए थे यूपीएससी में, तो उन्हीं की किताब के राइटर को नाम पूछा गया था। जी जी जी, ये मैंने ये बिल्कुल सुना था। हाँ। तो मैं वही बता रहा था कि अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर से शुरुआत करता है, हाँ। तो एल्केमिस्ट ले सकता है। हाँ। और उसके साथ साथ में है और एटॉमिक हैबिट है। अच्छा। और एक और बहुत सारी फेमस है। हाँ। जो रिच डैड पुअर डैड करके है, रिच डैड पुअर डैड करके है। हाँ। वो किताब भी आप ले सकते हैं। अच्छा। ये जेम्स क्लियर जी की। हाँ। ये रिच डैड और पुअर डैड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। जी जी बिल्कुल सर। रिच डैड पुअर डैड नाम रखा गया है। हाँ। रिच डैड और पुअर डैड, हाँ। मतलब एक गरीब बाप और एक अमीर बाप। हाँ। हिंदी किताब में इसमें वही लिखा है। हाँ। हाँ। इसको पढ़ने के बाद लगता है कि बच्चों को अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है कि एक गरीब बाप की क्या सोच होती है, वो अपने बच्चों के प्रति क्या करना चाहता है, अमीर बाप की क्या सोच होती है। अगर सर हम बात करें इसको, अगर उदाहरण के रूप में जोड़ते हैं, अंबानी जी के रूप में जोड़ते हैं, जो हमारे जैसे काफी अच्छे उद्योगपति हैं, उनसे जोड़ते हैं, तो उनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी जी, फिर उनसे अंबानी आए, और उसके बाद इनके जो लड़के हैं अनंत अंबानी। अब अगर इनकी हम बात करते हैं, अगर आज जो उनके दादाजी करके गए, अगर आज वहां से इनको शुरू करना पड़े अनंत अंबानी जी को, कितना मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके दादाजी ने मेहनत की आज वो उनको करना पड़ेगा, और उतना करने में 20-25 साल 50 साल आगे जाना लग जाएंगे, और उतना नहीं होगा। उनके दादाजी ने 100 साल आगे कर दिया है, 100 साल आगे कर दिया सर। और उस बिजनेस का जब एक माइंडसेट एक अमीर बाप यही की मतलब जब सोचता है कि हमारे बेटा को अब क्या करना, आगे जाना चाहिए, तो अगर उसने एक सीढ़ियों में 100 सीढ़ी है, अगर पिता 50-60 सीढ़ी चढ़ गया है, तो बच्चे का कितना बचा है, अगले मात्र 40 मतलब 40 सीढ़ियां बची हैं, स्टेप बचे हैं, तो उसको पूरा करने में बहुत कम समय लगेंगे। लेकिन अगर कोई जीरो से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेगा तो बहुत वक्त लगेगा। और ग्राउंड लेवल से करने के लिए एक गरीब बाप होता है जो वो शुरुआत करता है, तो अपने बच्चे को कैसे वो बताते हैं, रिच डैड पुअर डैड ऐसे ही बातें हैं उसमें बताते हैं। बहुत सुंदर, आप बहुत बढ़िया किताबें पढ़े हो। और सच है कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा आईएएस बन जाए और आप मजदूर हैं, तो गलत सोच रहे हैं। पहले तो आपको ये दिमाग लग रहा है कि आप न्यू डालिए जी, और अगर आप अपने बच्चे को केवल आईएएस नाम, आईएएस जो शब्द है ना, इससे उसे वाकिफ कराइए और उसके प्रति उसके अंदर प्रेरणा भरिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपका बच्चा नहीं कर पाया तो आने वाला उसका बच्चा जरूर करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना जी। तो कुल मिलाकर के ये मैं बच्चों को सलाह देता रहता हूं कि अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो गलत नहीं है कि मजदूरी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप न्यू डाल के जाइए। जिस स्तर पर हैं आप वहां तक आप काम करें। प्रत्येक पिता जो होता है सोचता है मेरा बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन स्वयं के अंदर दशरथ का भी गुण देखना चाहिए। जी सर, ठीक है, मेरे ख्याल से ये ज्यादा जरूरी है। तो तभी आप अपने बच्चे से आशा करें कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। इसलिए अपने अंदर भी गुणों का जो है क्या कहते हैं परिवर्तन लाना आवश्यक है, ये सबके लिए जरूरी है। और हम आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत बढ़िया जो है किताबों के बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। किताबें हैं और इनके बारे में धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि किताबें पढ़ते रहें, और किताबें जब पढ़ते रहेंगे तो आप किसी भी मंच पर खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको 5 मिनट का भी मौका मिलेगा तो ये सब, जब ये सारी जो किताबें होंगी, जब जिस दिन समूह मिल करके व्यक्ति के अंदर एक नई किताब लिखी जाती है, जिस दिन समूह पूरा मिलेगा उस दिन व्यक्ति के अंदर नई किताब लिखी जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिन एक नया अंगार उत्पन्न होगा, नई चिंगारी उत्पन्न होगी जो पूरे विश्व में आग लगाएगी। वो विचारों का आग होगा, और मैं चाहता हूं कि उस विचारों के आग में पूरा विश्व जले, ना कि गोले और बारूद और हथियारों की आग में। वाह वाह, क्या बात है ना जी सर। तो मैं चाहता हूं ये
कार्य आप लगातार करते रहे। मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर ये जो पीढ़ी हमारी है कहीं दुर्भाग्यवश किताबें पढ़ना छोड़ दे तो क्या होगा? वर्ल्ड वार हो जाएगा सर। वर्ल्ड वार हो जाएगा। वर्ल्ड वार हो जाएगा। वर्ल्ड वार होगा। हाँ। सिर्फ उस बात के लिए जिसमें मिसाइलें नहीं होंगी। हाँ। मिसाइलें बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ। तोप तलवारें नहीं चलेंगी। हाँ। उसमें चलेगा जुबान चलेंगी। इसमें तीखी जुबान रहेगी। मीठी जुबान रहेगी ही नहीं सर। मीठे शब्द खत्म हो जाएंगे। लोग प्रेम भूल जाएंगे, पिता के प्रति प्रेम भूल जाएंगे। चाकू से लगा घाव ठीक हो सकता है लेकिन जुबान से लगा हुआ घाव ठीक नहीं। बिल्कुल सर, जो हृदय पे आघात करता है। बहुत बड़ी बात कह रही सर आपने, बहुत बड़ी बात कहा आपने सर। वही बात कह रहा हूँ मैं। ये जब ऐसा होगा सर, मैं सच बता रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। आज आपने देख रहे हैं बेटा अपने पिता का जो है वो बेटा बाप का जो है एक प्रेम खत्म हो रहा है, माँ के प्रति प्रेम खत्म हो रहा है, घर में फूट हो रही है। अब संयुक्त परिवार नहीं मिल रहे हैं। मेरे यहाँ पूरा संयुक्त परिवार है और 21 लोग की फैमिली रहती है। कोई पसंदीदा कहानी है आपकी? जी सर बिल्कुल। कौन सी? बहुत सारी कसम मेरी हैं और मैं मुंशी प्रेमचंद जी के ज्यादा कहानी पसंद? बहुत सर। अच्छा। क्योंकि वो बहुत अच्छे धारा प्रवाह लिखते हैं। अच्छा। उनकी कहानी अभी आपने जिक्र किया था, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, और उसके बाद कोई पसंदीदा कविता? हाँ, मेरी कविता बहुत सारी है, मैं खुद भी लिखता हूँ। अच्छा, तो कुछ सुनाए एक आध दो लाइन, मैं चाहता हूँ आप सुनाए। बिल्कुल सर। और मेरी एक पसंदीदा कविता थी। मेरी क्या, वो लगभग सबकी पसंदीदा रहती है, रश्मि रथी। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर जी बिल्कुल, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा, इतनी गजब बातें लिखी। वही उसके एक दो लाइनें सुनाए। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, और महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, और रहता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। प्रसादों के कनकाब शिखर, प्रसादों के कनकाब शिखर मतलब समझ रहे सर? चील आसमानों में उड़ता रहता है, वो उसे चीर कर आगे निकलना चाहता है। तभी कहते हैं प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। कबूतरों के घर होते हैं, कबूतरों के घर होते हैं, और महलों में गरुड़ न होता है, और कंचन पर कभी न सोता है। कंचन मतलब सर सोने जैसे में, महलों में वो कभी नहीं रहता है। कहता है कंचन पर कभी न सोता है। सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यही मानव जो जोर लगाएगा पत्थर पानी बन जाएगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। पढ़िए रश्मि रथी, मेरी बहुत प्रिय कविता है सर। मैं अभी आपको सुनाता हूँ, है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ आप एक आध दो लिखी हुई कविताएं सुनाएं। अभी सर ये रश्मि रथी की है। अच्छा। काफी अच्छा जो है मुझे प्रभावित करती है। मैं इसलिए सुना चाहता हूँ कि लोग इसको जो है सुने। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर जो जोश आएगा, जो एनर्जी मिलेगी। उनकी तो एक एक लाइन, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। चलिए सुनाइए। वर्षों तक वन में घूम घूम, विघ्नों बाधा को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर। मैं चाहता हूँ सर आप भी मेरे साथ। ठीक ठीक ठीक। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, और सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस से बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और कहते क्या है, दो न्याय दो अगर तो आधा, दो न्याय दो अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वही खाएंगे, और परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले, और भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत सुंदर। कुछ अपनी एक आध दो कविता सुनाए जो आपने लिखा है। मेरी एक कविता है। मेरा महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा झुकाव रहता है, और मैं उनसे काफी सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। उसका कारण भी है, मेरे घर में मेरी नौकरी करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। हाँ, ये बहुत सही सर, बहुत बात सही है। आज हम आप यहाँ हंसने का बात हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन अपने घर की माताओं को देखिए, अपनी दादी को देखिए सर, पूरी जवानी पूरे बुढ़ापा उन्होंने काम किया,
अपना पैसा- घर छोड़ करके आई हाँ। और यहाँ पे काम कर रही हैं, हाँ। और उन्हें कितनी प्रकार की जो है बातें सुनने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है। यहाँ तक के हैं कितने कितने पुरुष भी जो है मारते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, फिर भी वो महिलाएं वहां पे रहती हैं। हिंदू धर्म में डाइवोर्स तो कोई नहीं होता सर, छोड़ के नहीं जाती, वो सह लेती हैं पर छोड़ के नहीं जाती हैं, और वो रहती हैं इस समाज में, इस घर में रहती हैं, वो बच्चे को पालती हैं, खाना बनाती हैं, पूरे घर को खाना खिलाती हैं, लेकिन 1 रुपया कभी नहीं लेती हैं। और क्या उनका रहता है कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं। उसी पर मैंने लिखता हूँ नारी पर, कि नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, हमारी सरकार भी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, पर उससे कदमों पर पहरे धरते हैं, मंचों पर देते हैं भाषण, मंचों पर देते हैं भाषण, और घर की चौखट में उसे ही बंद रखते हैं। अच्छा, शब्दों में उसे शक्ति बताते हैं, अच्छा, नारी सशक्तिकरण, पर फैसलों में से चुप कराते हैं। सच तो ये है, हम अभी भी नारी को नहीं, बस नारी की छवि को सशक्त बनाते हैं। वाह, क्या बात है। किताबों की पंक्तियों में उसे सम्मान मिलता है, कविताओं में उसे गौरव गाया जाता है, पर हक की बात आते ही उसी स्वर से धीरे से दबाया जाता है। घर में बैठी रहो, बाहर नहीं जाना है। क्या बात है। बेटी है, बाहर पढ़ने नहीं जाना, घर पे ही रहो, क्या करोगी पढ़ करके। उसी स्वर को क्या करता है, धीरे से दबाया जाता है। उसे मंचों की तालियां नहीं, जीवन में बराबरी का स्थान चाहिए। सिर्फ देवी कह देने से देवी नहीं है वो, उसे अपने सपनों का आसमान चाहिए। अच्छा, दिखावे का उस रोशनी से क्या होगा जो सच की धूप से फीकी पड़ जाए। नारी को सच में सशक्त करना है तो उसे उसका अधिकार दिलाया जाए। बहुत सुंदर। कोई आत्मकथा पढ़ी आपने? आत्मकथा सर मैंने इन्हीं की पढ़ी थी, महात्मा गांधी की। उसके बाद मैंने और बहुत सारी पढ़ी, मेरे स्मरण में भी नहीं है। अच्छा, साहित्य की जितनी विधाएं हैं सब पर थोड़ा सा फोकस करें जी, और उस पर थोड़ा ध्यान दें। आगे बढ़ते हम लोग। कोई ऐसा लेखक रहा हो जो आपको बहुत प्रेरणा दिया हो? अगर सर अभी की बात करें, समकालीन में बात करें, हाँ, तो हमें बहुत प्रेरणा देने के लिए आचार्य प्रशांत जी हैं, हाँ, जो काफी अच्छी बातें करते हैं। ओशो थे, रजनीश ओशो, उनकी किताब मुझे बहुत प्रभावित करती है। अच्छा, उनकी किताबों में वो बातें लिखी हैं, अगर आप उन्हें किताबें पढ़ लेंगे, वो सच कहते हैं मेरी किताब पढ़ने वाला पागल हो जाता है। पागल इस वक्त ऐसे हो जाता है सर, उसे वो समझ आ जाती है। हाँ, तो वो तो सच है। जब समझ आ जाएगी, ओशो पे मैंने एक पॉडकास्ट किया था जी, जब उन्हें आप समझ लेंगे तो लोग आपको पागल कहने लगेंगे जी। किताबों के अलावा और किसी चीज का शौक? किताबों में ही दुनिया है सर। अच्छा, और जब उसी में दुनिया है तो उसी में सब कुछ शौक है मेरे। अच्छा, किताबों के अलावा हाँ शौक है सर। अगर बात करेंगे तो मूवी देखते हैं? थोड़ी बहुत। पसंदीदा जो रही हो कुछ? मेरी काफी पसंदीदा मूवी थी 3 इडियट। अच्छा, और इस पे मैंने और कोई? इसको मैंने काफी बार देखा है। और कोई? और मेरी पसंदीदा मूवी नहीं, मूवीज देखी लेकिन और पसंदीदा मेरी मूवीज कोई नहीं रही है। अच्छा, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें? युवाओं का संदेश बहुत सा संदेश है। संदेश में अगर मैं बात करूं, एक लाइन में कुछ बताना चाहें? एक लाइन में यही है सर, हाँ, कि किताबों के प्रति आप अपना झुकाव बढ़ाएं। जी। किताबों आपको आसमान, हाँ, किताबें आपको मंच दिलाएंगी जी। किताबें आपको सम्मान दिलाएंगी। किताबें आपको वो जगह भी सम्मान दिलाएंगी अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास विचार है, तो आपको वो सम्मान दिलाएंगे। किताबों में इतनी ताकत है सर। अच्छा। अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको वो सम्मान दिलाएंगी, वो हर जगह सम्मान दिलाएंगी। साथियों, आपने सुना, उम्र कितनी है आपकी? ये 21। अच्छा, एक 21 साल। हाँ, आपने सुना एक 21 साल के बच्चे की कहानी, किस तरीके से किताबों के प्रति रुझान बढ़ा, लाइब्रेरी को ज्वाइन किए, जो आज के लोग केवल मोबाइल और लैपटॉप में देखते हैं। इन्होंने किताबों के पन्नों की खुशबू को ग्रहण की। और सच है, किताबें ऐसी चीजें हैं जिन्हें पढ़ी नहीं जाती हैं, उन्हें अंदर से जिया जाता है। तो हम किताबों को अंदर से जी सकते हैं और जीने के बाद दूसरे में जान फूंक भी सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक तो कई सारे, हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं? जी जी जी, मेरी ये काफी अच्छा दीदा ये नज्म है, हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी जी की। सुनाइए। जो सांसद हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई की, वो राज्यसभा से सांसद हैं। हाँ, और उनकी बहुत अच्छी नज्म है। हाँ, ये वक्त की ये जरूरत समझ लो,
बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, वाह। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी हमारा नहीं है, कौम ऐसी ही रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। अभी उनकी अगली लाइन में क्या कहते हैं, हम पढ़े और पढ़ कर लिखे सब, वरना तारीख बदली मिलेगी, अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है, अब कलम और कागज से बढ़कर प्रभावित करते हैं, दूसरा कोई कागज नहीं है। बहुत सर, बहुत प्रभावित करते हैं। तभी तो कहते कुमार विश्वास को सुनते हैं? मैं सुनता हूँ सर, और पहले सुनता था, अब नहीं सुन रहा हूँ उनको। हाँ। क्योंकि उनके वो जब से वो राजनीति में घुसने लगे, पहले भी थे, फिर निकल कर फिर उसी में जा रहे हैं। हाँ। अब मेरा उनसे काफी लगाव जो है सर कम होने लगा है। उनकी किताबें, मतलब वो जो बोलते हैं अच्छी बातें, उनकी कविताएं अच्छी रहती हैं। उनकी कविता मैंने भी अपने फेयरवेल टाइम में पढ़ा था। अच्छा। उनकी कविताएं अच्छी हैं सर। एक कविता और है, हाँ। यही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ठाकुर कुआं की जब बात हो रही थी, हाँ। तब उस पे है कि चूल्हे मिट्टी के, मिट्टी तालाब का, हाँ। और तालाब ठाकुर का। हाँ। चूल्हे मिट्टी के, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर के, हल की मूठ पर हथेली अपनी, और फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। जब इन्होंने ये कविता लिखी, बहुत मुझे प्रभावित करी, इतना ज्यादा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। उनके शास्त्र में उनका बहुत सम्मान करता हूँ। साथियों, सच यही है कि किताबें आप पढ़ें, और पढ़ करके, जैसे अभी मैंने कहा, किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, उन्हें जिया जाता है, और जीने के बाद आप एक दूसरे में जान फूंकते रहें। और आपने हमारा संवाद सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मैं किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं जाता हूं, ऐसे कुछ नई ऊर्जाएं जो केवल जिनके अंदर जिज्ञासा है, जिजीविषा है कि हमें इस समाज को बदलना है, ऐसे लोगों को मैं स्वागत करता हूं। हार्दिक उनका अभिनंदन है। जय, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आपने हमारे साथ इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, देखते रहें सच, सीधी और सधी हुई बात। अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।